तो काट इस दीजिए। वक़्त ठीक है, इस वक़्त 2 बड़ी खबरें आई हुई हैं। एक तो ये है कि बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव किए गए आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा दूसरा हमारे केजरीवाल भाई साहब खुद ही बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट लेकर आए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, वर्ल्ड बैंक और वो डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ और पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठाकर लेके आए थे। वाह! इतने बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट कि आप जानकर हैरानी होगी। अविनाश भाई मैं चाहूँगी कि उन स्पेशलिस्ट से शुरू करें क्योंकि बड़े-बड़े नाम थे, बड़ा-बड़ा सैलरी था। तो उनके साथ एलजी महोदय ने कुछ किया रिसेंटली। जी, अविनाश भाई। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने का माहिर आदमी है। किसी भी चीज को आप देखेंगे तो वो पहले उसका एक हाइप क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करने के बाद इस तरीके की चीजें करते हैं। बेसिकली जिन 400 लोगों को एलजी ने नौकरी से निकाला है, उनको निकालने का ग्राउंड संवैधानिक है और वो संविधान के दायरे में आता है। ये बता रहे हैं कि हम जो 400 स्पेशलिस्ट रखे थे वो आईआईएम अहमदाबाद के थे, दिल्ली बिजनेस स्कूल के थे, हार्वर्ड के थे, कैम्ब्रिज के थे, ऑक्सफोर्ड के थे, जेएनयू के थे, कहां कहां के थे, दुनिया भर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का। उनको हम लेकर के आए थे और वो किस किस पद पे थे? रिसर्च फेलो, कंसल्टेंट और भी बहुत सारे उसमें पद कौन कौन सा इन लोगों ने क्रिएट कर रखा था। अच्छा आप बताइए कि पुलिस इनके पास नहीं है, मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके की चीजें, लैंड, ये सब चीजें इनके पास नहीं है। सीवर इनके पास नहीं है, सफाई इनके पास नहीं, और भी बहुत सारे विभाग इनके पास नहीं। ये आधे प्रदेश के आधे अधूरे मुख्यमंत्री। 400 स्पेशलिस्ट किस लिए लाए थे, क्यों लाए थे, एक ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकारी नियमावली है, जब भी आप किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति 45 दिन से अधिक समय के लिए करेंगे, जैसे 45 दिन से कम के लिए आपको नियुक्ति करनी, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन 45 डेज से ऊपर की कोई भी नियुक्ति करनी है तो आपको इन भर्तियों का जो विज्ञापन निकालेंगे बकायदा, उसके साथ साथ उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी लिखेंगे उन विज्ञापनों में। साथ के साथ आप एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन का भी प्रावधान इसमें करेंगे, ये सरकारी नियमावली, पहली बात। लेकिन भाई साहब ने विज्ञापन निकाला, उसमें सैलरी और इन सब सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के आरक्षणों का जो प्रावधान है उन प्रावधानों को फुलफिल नहीं किया। क्वालिफिकेशन का भी निकाला। यह मामला उठा था पिछली साल, जब पिछली साल यह मामला उठा था तो इसकी जांच हुई। जांच में पाया गया कि बहुत सारे इनके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वालों के डॉक्यूमेंट फर्जी है। इसके अलावा इसमें एक और मामला आया जो मैं एससी एसटी ओबीसी का बता रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने नियमों के विपरीत जाकर के कम क्वालिफिकेशंस वाले लोगों को भी रखा। अब आप ये बताइए कि आप नियमों की अवहेलना करिए, आपको कोई नियम मानने नहीं है, आपको किसी भी तरीके की कोई चीज माननी नहीं है, और आपको बताना है कि संविधान खतरे में है, मोदी जी नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 बार डांट चुका होगा आपको अलग अलग मुद्दों पे। अभी आपसे मांग लिया है, आपके पास पैसा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, फ्री रेवड़ी बांटने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास पैसा है। यह मेरा नहीं कहना है, अब तक तो हम लोग कहते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन के अंदर इनसे मांगा है कि लाओ भाई रिपोर्ट दो कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है और तुम खर्च कहां कहां करते हो। प्रचार तो बहुत करते हो, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जबकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका पैसा जीरो लगता है। तो पैसा करते क्या हो, कहां खर्च करते हो, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आप विशेषज्ञ बुला करके लाए थे, वो विशेषज्ञों ने, जाहिर सी बात है ऑक्सफोर्ड का आदमी तो आएगा नहीं 10-20-30 हजार में नौकरी करने आपके यहाँ, वो तो मोटी तनख्वाह लेता होगा। तो इतना पैसा आपने दे करके क्या शराब घोटाला करना सिखाया उन लोगों ने आपको? क्या उन लोगों ने 53 करोड़ का शीश महल बनाना सिखाया केजरीवाल को? क्या उन लोगों ने पानी घोटाला करना सिखाया? या उन लोगों ने बताया कि 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री कर दो, बाकी लोगों को कह दो कि कटिया लगा करके जलाएं, वो सिखाया? या 40 लाख लोगों को जो आपने पानी का बिल भेज दिया, यह आपको उन 400 विशेषज्ञों ने सिखाया? उन 400 विशेषज्ञों ने
आपको यह सिखाया कि जब कोरोना काल आए तो तुम 53 करोड़ का घर बनवाओ और तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे विधायक सिलेंडर की चोरी करें और केंद्र सरकार से कहो कि तुम हॉस्पिटल बना के दो। या उन लोगों ने यह सिखाया कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास जो तुमने व्यवस्था बनाई है स्वास्थ्य की, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और वर्ल्ड क्लास जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई है वो भी जेल में है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं आपने बनाई है, लेकिन इन जितने कंसल्टेंट हैं और ये जितने इनकी सरकार के इनके इर्द गिर्द चंगू मंगू हैं, इन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया, उनकी बीवी सत्येंद्र जैन से लेकर के गोपाल राय तक ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। भाई किस बात के लिए आपने कंसल्टेंट रखा है? तो बेसिकली इन्होंने कंसल्टेंट रखा है अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, नियमों को ताक पे रख करके। ये इस बात को समझिएगा। उसमें से होंगे 2-4 बीएचयू, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से आए हुए, जिनको इन्होंने रखा होगा कि पार्टी का चुनाव प्रबंधन कैसे होगा। तो पार्टी आपको इतना पैसा नहीं दे सकती, तो रुको, ले आओ, सरकार में एक प्रावधान है कंसल्टेंट रखने का, कंसल्टेंट आपको रख देते हैं, वहां से सैलरी उठाना, पार्टी के लिए काम करना। 400 कंसल्टेंट इसके पास ले देकर के 5 महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, आप समझिएगा। इसके पास ले देकर के 5 महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, ठीक है, जिसमें एक काम करता है। पीडब्ल्यूडी इसका दिल्ली का सबसे बेकार डिपार्टमेंट है आज के डेट पे। पीडब्ल्यूडी में 8 अधिकारी बहुत जल्दी नपने वाले हैं 63 करोड़ के घोटाले में। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मेट्रो चलाना है केंद्र सरकार चलाती है, ट्रेन चलाना है केंद्र सरकार चलाती है, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड केंद्र सरकार ने बना करके दिया, पेरिफेरल केंद्र सरकार ने बना करके दिया। उसके अलावा कंसुलेट का जो एरिया है वो केंद्र सरकार पूरा प्रोटेक्ट करती है, वो सब चीजें देखती है, पुलिस केंद्र सरकार देखती है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सब केंद्र सरकार देखती है। एमसीडी जो है वो सारा सीवर का काम, सफाई का काम देखती है। आप ये 400 कंसल्टेंट दिल्ली का कौन सा भाग्य बदलना चाहते थे? तुम्हारे जिम्मे था कि पॉल्यूशन कम हो दिल्ली में, तब तो हरियाणा पंजाब को दोष देते थे, पॉल्यूशन अभी भी कम नहीं हुआ। तो ये बताओ कि 400 कंसल्टेंट ने पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या किया? तो शराब घोटाला सिखाया क्या 400 कंसल्टेंट जो थे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से आकर के? तो जैसे 400 लोग एक बिग टीम होती है कंसल्टेंसी के लिहाज से, उनको फावड़ा लेकर खुदाई थोड़ी करनी थी, या उनको पानी की बौछार करके पॉल्यूशन थोड़ी ना कम करना था, उनको अपनी कंसल्टेंसी देनी थी जिसकी फीस तुम देते हो। तो बताओ ना उनका आउटकम क्या है? रिसर्च फेलो के नाम पे रखो, कौन सा रिसर्च करा रहे हो भैया? आप कौन से डिपार्टमेंट में करा रहे हो, ये तो बताओ ना। देखिए, आप किसी को सरकार टैक्स पेयर का पैसा किसी को अगर आप सौंप रही हैं तो उसे लेंगी ना। मोदी साहब ने प्राइवेट कंसल्टेंट 400 नहीं रखे। देश चलाना है, विदेश तक चलाना है, सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। तो तुम किस बात के लिए रखे थे ये बताओ। और कंसल्टेंट तुम्हारे इतने महत्वपूर्ण थे तो जितने 20-20 विभाग वाले मंत्री हैं वो सारे जेल में क्यों जा रहे हैं ये तो बताओ, ये बताना चाहिए ना। 3 साल 4 साल से बिजली का ऑडिट नहीं करवाया तुमने, कंसल्टेंट क्या कर रहे थे? रिसर्च फेलो कौन सा रिसर्च करके दिल्ली को दिए हैं ये तो बताओ ना। तुमने दिल्ली के विकास के लिए वो कौन सा रिसर्च मॉडल पेश कर दिया? तो ये कोई कंसल्टेंट दिल्ली में रिसर्च करने के लिए नहीं आया था ना, ये सारे कंसल्टेंट इसने रखा था जो इसके पार्टी का चुनाव प्रबंधन, चुनाव मैनेजमेंट, चुनाव सोशल मीडिया, ये सब सारी चीजें हैंडल करते हैं, देखते हैं, वहां सुझाव देते हैं। चूंकि इतने लोगों का ये पैसा पार्टी से दे नहीं सकता था, बड़ा अमाउंट खर्च होता, तो इस व्यक्ति ने उनको सरकारी योजनाओं में, सरकारी उसमें ला करके एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से इसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जहां एक वो क्या बोलते हैं, टेस्कोथोस्कोप बोलते हैं ना, टेस्कोथोस्कोप बोलते हैं, वो आला बोलते हैं जिसको, वो लगा करके एक डॉक्टर और वो पैरासीटामोल की टेबलेट लेकर के बैठते थे। उसकी पोल खुल गई कोरोना काल में। केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाती है पैरासीटामोल, उसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? केमिस्ट की दुकान पे आप करें, परचूने की दुकान पे मिलती है गांव में पैरासीटामोल, तो उसके यहाँ जाएंगे वो 2 रुपए में दे देगा, उससे कुछ कहना भी नहीं, पैरासीटामोल भी नहीं बोलना, उससे बोल देंगे बुखार की दवाई दे दो, वो तुरंत एक टैबलेट काट के 2 रुपया लेके दे देगा। उससे बोलेंगे पेट दर्द की दे दो, उसकी दे देगा, उसको बोलेंगे सर दर्द की दे दो, उसकी दे देगा, गांव का परचूने की दुकान पे। ये स्थिति है। तो तुमने ये बनाया, उस मॉडल पे बात नहीं करते क्योंकि 550 करोड़ का जो तुम्हारा बजट है
एडवर्टाइजमेंट का वो सब मेन स्ट्रीम मीडिया को खिला रखे हो तुमने। वो तुमसे न सवाल पूछते हैं न कभी माइक ले जाकर के पूछते हैं। ये स्थिति है, इस तरीके से तुम्हारी शासन व्यवस्था चल रही। एलजी साहब को पता चला, एलजी साहब ने नियमों का हवाला देते हुए उन सबको वो कर दिया। इसके अलावा इसने कहा कि जैसे किसी पद पे किसी को रखा जाना है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक फर्जी निकले लोगों के जब जांच हुई तो। ये बता रहा है कि अमेरिका गए हैं, 5 साल अमेरिका में काम किए हैं, पता चला कि अमेरिका कभी गया ही नहीं है व्यक्ति, फर्जी बता रहा है। मतलब इसका मतलब धांधलेबाजी उधर भी और इधर भी, पैसों में भी, और आपके डिग्री और सर्टिफिकेट भी नहीं, आप कुछ भी लिख के दे दो। सैया भाई कोतवाल तो डर का ही का वही हाल अरे है। भाई अपने आप मान लीजिए कि इसको मनीष सिसोदिया को एडजस्ट करना है तो 12वीं पास है, तो बता देगा कि मीडिया में इसका 40 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का, कहां काम किया पता नहीं है तो है। केजरीवाल ने कह दिया तो मानिए आप कौन होते नहीं मानने वाले? मतलब जैसे तो होती है बात ना। एलजी साहब ने क्या कहा फिर? एलजी साहब के क्या टिप्पणी थी? कुछ नहीं, एलजी साहब ने जांच करवाई, जांच करवाने के बाद इन पदों पे भर्ती किए हुए उम्मीदवारों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये फर्जी पाए गए, हेरा फेरी हो गई। एलजी साहब ने सबको एक साथ बर्खास्त कर दिया, 400 लोगों की नौकरी खत्म। अब ये क्या कह रहा है कि एलजी ने 400 प्रतिभाशाली युवा प्रोफेशनल को केवल इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया था। एलजी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया, बिना स्पष्टीकरण के ऐसा फैसला गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। तुम कोर्ट जाओ बेटा, इस मामले पे तुम तो ऐसे लथेड़ के मारे जाओगे ना कि होश ठिकाने आ जाएगा। जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनना है उसमें योगी आदित्यनाथ का इनकम जो है प्रदेश सरकार के मुखिया के नाते केजरीवाल के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ से गाजियाबाद तक वो सिस्टम पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। वहां पे राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत है, कांग्रेस पार्टी का है, उधर भी काम चल रहा है। हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री, उधर भी काम चल रहा है। और कम किसका करना है? ट्रैफिक दिल्ली का कम करना है, काम दूसरे प्रदेश के लोगों के यहां तेजी से चल रहा है। इसको पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देना है, 10-11% का। वह भी कह रहा है कोर्ट में खड़े होकर कि हमारे पास जी साहब पैसे नहीं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। जज साहब ने बुला लिया, कहा अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत करते हो तुम, थोड़ा हिसाब 15 दिन में दो। तो ये इस मामले पे जाएगा ना तो सबके सर्टिफिकेट जांच के आदेश हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएंगे, खुद ही फंस जाएगा। हम तो चाहते हैं कोर्ट जाओ, एलजी साहब ने गलत कर दिया तो हर मामले में कोर्ट जाते, इस मामले में कोर्ट जाओ। तो ये है इस व्यक्ति की असली कहानी, ये है चीजें। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के अन्य जगहों पे इसने इस तरीके के फर्जी मॉडल बनाए, फर्जी चीजें करी। ए प्रोफेशनल इसका न्यूयॉर्क टाइम्स में पोस्टर छपने के लिए मदद करते हैं, चुनाव जीतने के लिए मदद करते हैं, सोशल मीडिया में मदद करते हैं, स्ट्रेटजी बनाने में मदद करते हैं। सरकार के लेवल पे इन लोगों ने कितने, इनके रिसर्च फेलो ने, मैं चैलेंज देता हूं मीडिया को, कुछ बातें जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो ना पूछती है इससे और ना लोगों को समझ में आता। जब आप रिसर्च फेलो हैं तो जाहिर सी बात है 3, 4, 5, 6, 8 साल में कुछ तो रिसर्च किए होंगे ना। रिसर्च किए होंगे तो आपके रिसर्च पेपर छपे होंगे, रिसर्च पेपर आपके छपे होंगे किसी जर्नल्स में, उसको दिखा दो कि दिल्ली की बेहतरी के लिए रिसर्च फेलो ने कौन कौन से रिसर्च पेपर छापे और किस किस जर्नल्स में छपे। बात होनी चाहिए कि नहीं, इस पे होनी चाहिए, वही दिखा दो। कोई पेटेंट अगर आपको मिला तो पेटेंट बता दो। जैसे एक होता है ना कि भाई हमने काम किया, हमने रिसर्च किया, हमने इतनी सारी चीजें की तो ये चीजें हुई। कंसल्टेंसी जिसने आपसे ली तो कोई रिटेन कंसल्टेंसी है तो आपको उसको दिखा दो कि ये कंसल्टेंसी हमको मिली भाई साहब और ये हमको फायदा हुआ। तुम तो डॉक्यूमेंट दिखाने में माहिर हो, 370 पेज का शीला दीक्षित का डॉक्यूमेंट अभी भी पता नहीं कहां है, लेके घूमते हो, दिखाओ उसको। तीन लोग बड़ी मदद कर रहे थे। अभी अविनाश भाई आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया है। इस वक्त नीतीश कुमार के 35 एमएलए बीजेपी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ट्रेन, क्या मामला क्या है जी? देखिए, एक लव कुश समीकरण है बिहार के अंदर।
ठीक है ना, कोयरी कुर्मी, उपेंद्र कुशवाहा लव समीकरण से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो सलूक हुआ वो चला गया वोट, ये 12% 13% के आसपास इनका वोट है। अब नीतीश कुमार के बिरादरी के लोग बचे हैं केवल। नीतीश कुमार के बिरादरी के लोग जब जो बचे हैं उसमें आरसीपी सिंह पहले इसे मारने के लिए खड़े हैं। पहले इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, केंद्र में मंत्री थे, मोदी सरकार से अनबन हुई, केंद्र से मंत्री पद गया, अध्यक्ष पद से भी गए, अब वो एनडीए में भाजपा में शामिल हो गए हैं, भाजपा के नेता हो गए। तो इनके पास कुल 4-5% वोट बच रहे हैं। मुसलमान इनके इधर उधर पलटी मारने से पहले से नाराज थे, तो वो भी इनका साथ लगभग छोड़ करके जा चुके हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में 12 मुसलमानों को टिकट दिया था, एक भी जीत करके नहीं आए थे, ये समझिएगा। अब जब कॉम्बिनेशन नहीं है, अब मान लीजिए मैं नेता हूं प्रैक्टिकली किसी पार्टी का, और मुझको पता है कि जो मेरा सुपीरियर बॉस है इसके पास वोट ही नहीं है, तो इसी कार्यकाल तक हम लोग जो हैं वो हैं बने हुए, इसके बाद हमारा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। क्योंकि अगर हम आरजेडी में जेडीयू का विलय होता है तो आरजेडी के नेता ऑलरेडी उन सीटों पे ऑक्युपाई किए हुए हैं, बड़े बड़े नेता, वो क्यों छोड़ेंगे आपके लिए, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आरजेडी के साथ अगर कोलिजन में भी रहते हैं तो भी वो वोट नहीं मिलने वाला है इनको। आरजेडी के लोग जेडीयू के नेताओं को कभी वोट नहीं करेंगे, तो उधर से भी वो नेता चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो नेता जो 35 एमएलए हैं उनको बिहार के बारे में हो सकता है कि कोई कह दे कि ना पता हो, लेकिन उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में अच्छे से पता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या सूट करेगा। नीतीश कुमार ने अपने सांसद और एमएलए एमएलसी सबके साथ मीटिंग की थी 1 to 1, और सबसे एक ही सवाल पूछा था कि आरजेडी के साथ कंफर्ट हो कि बीजेपी के साथ कंफर्ट थे। सबने कहा कि हम बीजेपी के साथ कंफर्ट थे, 2-4 को छोड़ करके। 2-4 ने कहा कि हम आपके साथ कंफर्ट हैं, आप आरजेडी में रहिए चाहे बीजेपी में रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है। कंफर्ट इस मामले में था कि हम अच्छे से फंड यूज कर पाते थे, नीचे कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होती थी, बहुत सारी। अब लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की सरकार आने के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने मिलकर के सरकार को पूरा टेक ओवर कर रखा है। ये वही सोचिए कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, जबकि पुलिस को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तेजस्वी यादव दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले में, शिक्षक भर्ती में जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, या उसके नियमावलियों को बदल देना, बहुत सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी खींचातान चल रही है। एक आईपीएस अधिकारी भगव कुमार है, उनको लेकर के चल रही है। एक पाठक जी हैं, शिक्षा सचिव हैं, उनको लेकर के चल रही है। एक कह रहा है ट्रांसफर कर दो, एक कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये सब कहानी चल रही है। तो कंफर्ट जोन है ही नहीं उनके साथ किसी भी तरीके से। तो उन 35 एमएलए ने कहा है या तो आप बीजेपी के साथ जाइए कोई भी जुगाड़ लगा करके, और नहीं तो हम लोग जेडीयू का साथ छोड़ेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव का दबाव है नीतीश कुमार पे कि भाई ऐसा करो कि तुम पार्टी का विलय कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाद कोई नेता है नहीं, सब नेता तुमको छोड़ करके चले जा चुके हैं, तुम्हारे पास वोट ज्यादा है नहीं, तेजस्वी को बना देते हैं, तुम अपनी राजनीति करो, आयश करो, कोई तुमको पूछने वाला नहीं। और इस सब चीज के सूत्रधार हैं ललन सिंह, वही ललन सिंह जिन ललन सिंह ने चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव के ऊपर एफआईआर कराई थी, और आज सजा भुगत रहे हैं लालू प्रसाद यादव। वो बात अलग है कि बाहर है, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी। चूंकि नीतीश कुमार ने ग्राउंड से लेकर के अब तक लालू प्रसाद यादव के विरोध की राजनीति की। नेता हो सकता है कि पटना में बैठे, लखनऊ में बैठे, दिल्ली में बैठे, आपस में बातचीत कर लें, इसी कमरे में कुछ ना हो, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। या तो आपकी प्रेजेंस ही ना हो तो बात ही खत्म, वहां पे हमारी पार्टी का प्रेजेंस ही नहीं। लेकिन अगर आपके पार्टी का प्रेजेंस है तो समस्या होती है, और दोनों सत्ता में आ जाए तो ऑलरेडी समस्या होती है कि मैं ज्यादा हथियार लूं कि मैं ज्यादा हथियार लूं। अच्छा, अग्रेसिव जो कार्यकर्ता है वो आरजेडी के पास है, जेडीयू के पास अग्रेसिव कार्यकर्ता है नहीं, तो एक समस्या यह भी आ जाती है। उधर मुस्लिम कॉम्बिनेशन की वजह से बिहार में क्या क्या स्थितियां हुई अभी हाल के दिनों में, रामनवमी में या इन चीजों में, ये सब आपने देखा ही। तो उनका एमवाई कंडीशन, जो एमवाई कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अग्रेसिव है, तो इनके कार्यकर्ता पिट भी रहे।
तो दोनों सिचुएशन में उन 35 एमएलए ने नीतीश कुमार को साफ साफ कह दिया, या तो आप कोई जुगाड़ करिए भाजपा के साथ जाइए, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ेंगे। ये नीतीश कुमार से डायरेक्ट कह दिया, जैसे शरद पवार आज कह रहे हैं कि हमको किसी ने बताया नहीं, तो बिहार में ऐसी सिचुएशन नहीं है, एमएलए ने साफ साफ बता दिया है। अब आपको पता है कि नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो इनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद है हरिवंश जी। इन लोगों ने बाइकाट किया, उन्होंने बाइकाट नहीं किया था। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के अंदर, नई संसद के अंदर उन्होंने ही पढ़ा था। आपने देखा होगा मोदी जी के बगल में वो खड़े थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये भाजपा के हैं कि जेडीयू के, वो जेडीयू से आते हैं। वो अभी अभी नीतीश कुमार से मिल लिए हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और मिलकर दो मीटिंग हो गई है। तो जब मिल लिए हैं तो बिहार में फिर तेज हो गया कि अब हरिवंश बाबू आए हैं, तो लगता है कि कुछ संदेशा लेकर के दिल्ली से आए हैं। तो ये वहां पे भी ये सब खिचड़ी पकड़ाई। लेकिन एक चीज है कि राजनीति में शरद पवार और नीतीश कुमार विपक्षी यूनिटी के, विपक्षी एकता के सिरमौर दोनों नेताओं की मट्टी पलित हो गई। एक के पार्टी में खूनी खच्चर चल रहा है, बताया जा रहा है 84 साल के हो गए हो, बुढ़े खुसट आदमी, जाकर रिटायर हो जाओ, तुम्हारे वजह से एनसीपी फल फूल नहीं पाई। तो एक वो कॉम्बिनेशन चल रहा है। दूसरी चीज आप समझिए, एनसीपी का विलय कांग्रेस में 15 साल से हो रहा है, 15 साल से बातचीत चल रही है, मेनन ओनन ये सब मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने कांग्रेस तोड़ी थी विदेशी मूल के मुद्दे पे सोनिया गांधी से, कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, वो प्रेसिडेंट बन रही है, वो है ऐसे वैसे। 4 महीने बाद उसी कांग्रेस के साथ चले गए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई एनसीपी का मतलब क्या है, जो तुम जिस मुद्दे पे एनसीपी तुमने बनाई थी वो मुद्दा ही खत्म कर दिया तुमने। भतीजा देख रहे हैं क्या कह ही रहा है। तो अभी नीतीश, देखिए राजनीति में सबसे ज्यादा दुर्गति जानते हैं किसकी होने वाली है भारत की राजनीति में? नीतीश कुमार। इनको कुत्ता नहीं पूछेगा सीएम पद से हटे तो। रीजन उसका मैं बताता हूं। जैसे उधर है बेटी है तो बाप के आंसू पोंछ रही है, कह रही है अजीत तुम मुझको कुछ कह लो, पापा को कुछ मत कहो, एक ही सिक्का है। चाचा कह रहे हैं कि भतीजा खोटा निकल गया। ये सब चीजें चल रही। कुछ बता रहे हैं ये लोग करप्ट थे, इन पे जांच थी इसलिए चले गए। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में नीतीश कुमार भी बता दें कि उनकी पार्टी में समय कौन कौन करप्ट एमएलए है, या जिनकी जिनकी पार्टी छोड़ के आने वाले वो लोग बोर्ड चिपका दें कि भाई हमारी पार्टी में ये सांसद ये विधायक करप्ट हैं, ताकि बाद में आदमी माने। तो अब तक तो आपने एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया शरद पवार ने, तो करप्ट नहीं था वो। एक अपोजिशन का लीडर था अजीत पवार, तो करप्ट नहीं था वो। भाई करप्शन के अगर चार्ज है मैम, तो ईडी जांच तो कर रही है ना। आपको पता है 1 जुलाई को ही भाजपा ने अपने ही एक नेता को गिरफ्तार किया है 429 करोड़ के घोटाले में, अमरमूल चंदानी को। भाजपा का ही तो नेता है वर्तमान में। ईडी ने कार्रवाई नहीं की उस पर, कोई उसका संज्ञान ही नहीं ले रहा है। मोदी साहब क्लीन योजना चला रहे हैं, ठीक है, इनकी जांच हो रही है, चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट उस पर देगा जो उसको फैसला देना है। इसमें समस्या क्या है? ऐसे थोड़े नहीं ईडी की जांच वापस होगी। तो ये सब चीजें हैं। अजीत पवार ने एक चीज और कही, आपने अगर ध्यान दिया हो, उसने साफ साफ कहा कि हम लोगों ने जितना कुछ भी पाप पुण्य किया वो सब साहब शरद पवार के कहने पे ही किया है, तो हमारा कोई दोष नहीं। इसी तरह बिहार में होने वाला है, और ये टूट तय है, आप इसको मान करके चलिए। 35 टूटेंगे, 30 टूटेंगे, 25 टूटेंगे, कि पूरे 43 ही टूट जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार की पकड़ सरकार पे भी ढीली हो गई है, पार्टी पे भी ढीली हो गई है। नीतीश कुमार के साथ जो अच्छे प्रवक्ता थे, जो अच्छे नेता थे, वो पार्टी छोड़ करके ऑलरेडी जा चुके हैं, जिनके पास समझ थी, जिनके पास चीजें थी। शरद यादव कभी हुआ करते थे, कॉम्बिनेशन बनाते थे, शरद यादव की डेथ हो गई, शरद यादव को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको इन्होंने पार्टी से निकाला, या उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। विपक्ष के गठबंधन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता था, उस कॉम्बिनेशन में पासवान गुट आपके साथ है नहीं, साहनी गुट आपके साथ है नहीं, कुशवाहा आपके साथ है नहीं, मांझी आपके साथ है नहीं। तो लालू भी बोल रहा है कि तुम्हारे साथ कोई है नहीं, अपने पटिया मर्जर कर दो, नहीं भाजपा वाले विधायक वाले के भाग जाएंगे तुम्हारे। और कह रहे नहीं जी,
विधायकवा लेके भाग जाएंगे, बट विधायकवा तो ऑलरेडी बीजेपी से टच में है, उनको पता है अगला नंबर लालू जी आपका ही है बिहार में। जी। तो ये कहानी है सब चल रही है इसमें। इसमें देखिए, राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कोई वैक्यूम नहीं होता है कि आप छोड़ करके जाएंगे स्पेस और आप फिर जब मन करेगा आकर के ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसमें निरंतर प्रयास, निरंतर संघर्ष करना होता है, निरंतर काम करना होता है, निरंतर बदलाव करने होते हैं। अगर आप निरंतर काम नहीं करते, निरंतर बदलाव नहीं करते, निरंतर प्रयास नहीं करते हैं, तो आप एक क्षेत्र के पर्टिकुलर किसी कास्ट बेस्ड कम्युनिटी के नेता बनकर के रह जाते हैं। आप देखिए कि जब जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया था 77 में, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद सरकार आई मोरारजी देसाई की, उसके बाद की पॉलिटिक्स देखिए। बीजेपी की नींव पड़ी 80 में, उसी के साथ साथ बहुत सारी पार्टियां बनी। जब फिर जनता पार्टी टूटी तो कई सारी पार्टियां बनी। कहां है कौन आज के डेट में? कोई दिखाई देता है कहीं? किसी का कोई अस्तित्व दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे लोगों ने अस्तित्व बनाया, धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया। रीजन ये है, आप उस कॉम्बिनेशनल पॉलिटिक्स में इतना कंफर्ट है, इतना लूट खा करके इतना मस्त है, आपको ये थोड़ी ना था कि भारत की राजनीतिक भविष्य बदलना है, भारत की राजनीतिक धारा को बदलना है, या कोई मोल्ड करना है, फोल्ड करना है। आपको तो लूटो खाओ कमाओ बेटा बेटी पालो, यही करना था। आज वो पार्टियां जो सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे बनी थी, वो परिवार की पार्टी हो गई। किसी पार्टी में किसी का बेटा मंत्री, उसका बेटा विधायक बनता है, यह एक अलग फार्मूला है। वो मेहनत किया, विधायक बना, चलो ठीक है। लेकिन मेरा बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा पोता राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी पे मेरा कब्जा, टिकट मैं बांटूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, यह होता है परिवारवाद। जहां आप सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लें, आपका परिवार सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। यही कारण रहा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए, बिहार में आप देख लीजिए। मैंने मानिए कि क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कोई इतना काबिल नेता नहीं है जो तेजस्वी से काबिल हो प्रदेश चलाने के लिए, लेकिन आपने अपने नवे फेल बेटे को ही चुना उसके लिए, बाकी सब नेताओं को किनारे कर दिया। सुप्रिया सोले नॉन परफॉर्मिंग लीडर है, आपने भतीजे तक को नहीं चुना, आपने उनको चुना। लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ, जैसे मोदी के साथ आज अमित शाह खड़े रहते हैं, उसी तरह मुलायम सिंह यादव के पीछे शिवपाल यादव खड़े रहते थे। आपने शिवपाल यादव को नहीं चुना, आपने नॉन परफॉर्मिंग पॉलिटिशियंस अखिलेश यादव को चुना। आपने अपने ही परिवार में धर्मेंद्र यादव अच्छा पॉलिटिशियन था, अखिलेश यादव, उसको नहीं चुना। तो सवाल तो उठेंगे, और एक गंभीर सवाल है। और अब क्षेत्रवादी पार्टियों का, जातिवादी पार्टियों का, परिवारवादी पार्टियों का समय जा रहा है। जब तक जीवित है तभी तक जीवित है। जी अविनाश भाई, लास्ट टॉपिक। इस वक्त बीजेपी ने काफी बड़े बदलाव किए हैं इलेक्शंस को आते हुए, जो भी स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, और भी कई स्टेट्स में बड़े बदलाव किए हैं। इस पे क्या जानकारी है हमारे पास? जी। देखिए, बीजेपी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी में मोदी जी, अमित शाह गुजरात से आते हैं, तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं, तो कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा साहब कहीं से आते हैं, संगठन महामंत्री साउथ से बीएल संतोष जी आते हैं। अब क्या है कि 2024 का चुनाव है, परफॉर्मेंस सही रखनी है। जहां जहां भाजपा के फीडबैक यूनिट से जैसा जैसा सुझाव आया है, भाजपा वैसे वैसे इंप्लीमेंट कर रही है। बंदी कुमार जो थे वो तेलंगाना में उतना मुखर नहीं हो पा रहे थे, तो जी किशन रेड्डी को कहा कि तुम केंद्र में मंत्री बनना तुम्हारा उतना जरूरी नहीं है, तुम जाओ प्रदेश अध्यक्ष बनो और वहां संभालो, तेलंगाना में चुनाव जीतना है। झारखंड में माहौल नहीं बन पा रहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बाबूलाल मरांडी को वहां बना दिया गया, मुखर नेता है। इसके अलावा पंजाब में भाजपा के पास कोई लीडर था नहीं, जो शर्मा जी थे वो 5-6 साल रह चुके थे प्रदेश अध्यक्ष, कुछ परफॉर्म करके दे नहीं पा रहे थे, कोई वोट बन नहीं पा रहा था। पार्टी 1-2 सीटें तब भी जीतती थी, अभी भी जीत रही थी, वोट बैंक भी नहीं बढ़ रहा था। भाजपा ने वहां कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को दे दिया। जैसे हेमंत विश्व शर्मा का प्रयोग है, उसी तरह सुनील जाखड़ का प्रयोग है। सुनील जाखड़ एक ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू सिख दोनों पसंद करते हैं, पॉपुलर हैं,
और कैप्टन सुनील जाखड़ और प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की वजह से ही कांग्रेस पिछली बार जीती थी। तो कैप्टन भी भाजपा में, सुनील जाखड़ भी भाजपा में, इसके अलावा 7 और महत्वपूर्ण लीडर जो हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग क्षेत्रों से, वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या है कि राजनीतिक बिसात बिछाना और राजनीतिक प्रभाव दिखाना दोनों ही चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है। जनता को लगना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में हैं कि आप जीत सकते हैं। तो गैर सिख प्रदेश अध्यक्ष, बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी तो सिख बनेगा मुख्यमंत्री, अगर भाजपा वहां जीतती है कभी। तो ये फार्मूला लेकर के वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये आज के राजनीति के लिए नहीं हो रहा है, 2024 की राजनीति के लिए नहीं हो रहा है पंजाब में कोई काम। जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में लॉन्ग टर्म को सोचते हुए हो रहा है। लॉन्ग टर्म को सोचते हैं। तो ये स्थिति है वहां की। और आंध्र प्रदेश में भी बदला गया है प्रदेश अध्यक्ष। तो आंध्र प्रदेश में सिचुएशन जो है वो मतलब बहुत अच्छी खराब नहीं है। टीडीपी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। टीडीपी गठबंधन में आती है तो आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक फाइट होने की गुंजाइश रहेगी। जगन भाजपा मोहन बहुत रेड्डी छेड़ना भी नहीं। इनके फेवर में ही रहते हैं, तो इज नेवर आउट। तो आई थिंक ये अभी कोशिश भी नहीं करेंगे बहुत हार्ड हिटिंग वे में, जितना जी मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट जी। तेलंगाना इज समथिंग दे वुड आई थिंक लाइक टू गो फॉर फुल फ्लेजेड वॉर टाइप में, और वहां पे इन्होंने चेंज भी किया है। अच्छा देखिए, एक चीज और बता दो तेलंगाना के बारे में। राहुल गांधी 1-2 दिन पहले तेलंगाना के दौरे पे थे। उन्होंने जो बीआरएस है उसको भाजपा से जोड़ दिया है। समझिएगा इसको, कि भाजपा की बी टीम है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, ऐसे वैसे। ठीक, क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है मुस्लिम वोटर्स की, और उस लड़ाई के चक्कर में ओवैसी अलग हो गया है केसीआर से। ठीक है ना, पूरा मतलब जबरदस्त मौखिक वार चल रहा है वहां पे। कांग्रेस इस जुगाड़ में है कि जो बीआरएस के पास मुस्लिम वोट है कैसे अपने तरफ लेकर के आए। इसीलिए वो कर्नाटक में आपको ये बदलाव, ये इंपैक्ट, वो ऐसे गौहत्या परमिट कर देंगे, ये सब सारी चीजें चल रही। कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम वोट अगर मेरे पास आ गया तो हम लोग डायरेक्ट भाजपा के साथ लड़ाई में त्रिकोणी हो जाएंगे। अदरवाइज कांग्रेस के लिए तेलंगाना में कुछ भी बचा नहीं है। डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच में लड़ाई रहेगी। अब भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी के 10, 20, 30, 50 दौरे हो, ताकि एक तरफ तो भाजपा काउंटर करे, दूसरी तरफ से राहुल गांधी काउंटर करे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हमको वोट मिलेगा नहीं, तो हमको नहीं मिलेगा तो दूसरे को मिल जाए, बट जाए। पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा फ्रेम होता है। उस फ्रेम में सबको अपने अपने पिक्सल सब सेट करते हैं कि यहाँ इसको सेट कर दो तो हमारा यहाँ फायदा, हमको इसको, ये सब सारी चीजें चल रही। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगी तो एक तो केसीआर देखिए बहुत सारे चुनौतियों से जूझ रहे हैं इस समय। बीच में केसीआर ने बहुत लोगों के ऊपर रेड करवाई, दुनिया भर का गिरफ्तारी करवाई, धमकाने उमकाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट अभी हो नहीं पाई है एग्जैक्टली। रेड्डी साहब को भेजना है तो एक चीज मानिएगा कि रेड्डी साहब का विरोध भी है तेलंगाना में, पार्टी के अंदर ही। उस विरोध को शांत कैसे करेंगे जेपी नड्डा या अमित शाह जी, वो एक देखने वाली बात होगी। तो एक बदलाव ठीक है ओवरऑल। अब रीसफल होना है मंत्रालय का, तो मंत्रालय रीसफल होगा तो उसमें बहुत परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाएगा, उसमें चुनाव के कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश से 2-4 लोग आ सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं। महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट क्लियर, ये शिंदे कैंप से 1-2 लोग मंत्री बनेंगे, पवार कैंप से 1-2 मंत्री बनेंगे, और इसी तरह जहां जहां चुनाव है या कॉम्बिनेशन बिठाना है तो वो चुनावी साल में वो कॉम्बिनेशन बैठेगा। यही सब सारी चीजें हैं। और दिसंबर तक मोदी जी ने साफ कर दिया अपने मंत्रिमंडल को बुला करके, जो भी प्रगति मैदान में हुआ था 2 दिन पहले, वे दिसंबर तक अपने काम निपटा दो अपने अपने मंत्रालय। जितना भी पेंडिंग पैसा है, जितना भी आपको लगता है कि खर्च हो सकता है, जस्ट गो आउट एंड स्पेंड। जो भी लोगों के ऊपर खर्च करने का आपको, उनको जैसे स्कीम्स के ऊपर आता है, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की। तो उन्होंने बोला कि खुल के खर्च करो और स्पेंड द मनी बिफोर डिसम्बर। तो वो पूरा का पूरा जो ग्राउंड तैयार करना है, आम आदमी के साथ कनेक्ट करना है, उनको बेनिफिशरीज के हिसाब से चाहे पैसा देना हो, स्किल्स प्रोवाइड करनी हो, या जो भी लाभार्थ
उन्हें देना हो, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर इज द डेडलाइन टाइप में। जी, थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। एंड अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय जय श्री हिंद, राम। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।